हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रायोजित वीडियो एग्जाम 2018 दिनांक 22 दिसंबर 2018 प्रथम पाली के हिंदी प्रश्न पत्रों का सटीक एवं शुद्धता के साथ सभी प्रश्नों का सही विश्लेषण करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए कंटेंट आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान कराना। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रायोजित कोई भी एग्जाम, तो आप यह न सोचें कि यह मात्र वीडियो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हम इस पेपर को क्यों पढ़ें, या हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सभी क्वेश्चंस के पैटर्न्स सेम ही होंगे, क्योंकि यह लगभग एक लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अतः आप सभी लोग वीडियो को देखें और सीखें। चलिए, समय को का सदुपयोग करते हुए आगे आज हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, यह एक पैराग्राफ है। यहाँ पे प्रश्न कहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वहीं उनमें फल भी लगाती है। चलिए, हम लोग आज अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है कि किससे रहित राज्य किस काम का। हम पैरा की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। देखिए, भद्रजनों से, प्रियजनों से, श्रेष्ठ जनों से, शिक्षित जनों से, तो हमें मिल गया प्रियजनों से, यानी हमारा ऑप्शन भी सही है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगत का अर्थ है समाज, संसार, देश, प्रदेश। हम जानते हैं जगत संसार को कहते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा है कि निष्फल का आशय है अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। चलिए हम अपने पैरा को फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पैरा में लिखा गया है कि बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। किसके? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में है अधूरा है, फलदायी है, सार्थक है या व्यर्थ है। फिर से आप देखिए, यहाँ पे हम बिना उसके सुख के सारे उपाय, यहाँ पे अगर हम व्यर्थ रख दें तो देखिए सही है ना। बिना उसके सुख के सारे अन्य सारे उपाय व्यर्थ हैं, अधूरे नहीं है, व्यर्थ हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। देखिए, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का जो आशय है वह है जीवन से। तो जीवन को सुखमय बनाने की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि कोई तो अपने जीवन को दुखमय बनाएगा नहीं। खेतों की सिंचाई का यहाँ कोई आशय नहीं है, जीवन को संकट में डालने का भी यहाँ कोई औचित्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आपको ये बता दें कि जैसे ये बड़ी ई है, ए है, ऐ है,
ये साथ ही साथ आ, ओ और औ और बड़ा ऊ, ये जो हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका ह्रस्व स्वर है, ये आपका ह्रस्व स्वर है। इसमें ई, अ, उ, सॉरी अ, उ और री, ये आपके आते हैं। अ, उ, री और ई, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, व, य, र और ल। तो आप समझ गए होंगे कि आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, व। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन आपके होते हैं चार। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी आपके चार होते हैं। उसमें होता है एक आपका श, एक होता है आपका श, एक होता है आपका स, एक होता है आपका ह। ठीक, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन को समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ बना देते हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा आपको। तो ग्राफ में ये है कि हमने लिखा पहले अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण। तो हमारा जो व्यंजन है, व्यंजन में जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो इसमें जैसे हम पूरा क को लिख लेते हैं, तो क, ख, ग, घ, ङ। अब इसको समझिएगा कि यह जो होता है अल्पप्राण नासिक्य होता है। ठीक है, यह अल्पप्राण नासिक्य होता है। अब समझिएगा ग्राफ से कि जो हमारे व्यंजन का पहला वर्ण होता है, जैसे है आपका क, तो यह अघोष अल्प प्राण है। ख अघोष महाप्राण है। ग सघोष अल्प प्राण है। घ सघोष महाप्राण है। अंग सघोष अल्प प्राण नासिक्य है। अघोष क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अघोष, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक, इसे जान लेते हैं। तो देखिए जो अघोष होता है यह होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जब आपके स्वर तंत्रियों में, जब हम बोलते हैं कंठ में, जब हमारा जो कंठ है स्वर तंत्रियां हैं, इनमें जब कंपन नहीं होता किसी भी शब्द वर्ड को बोलने में, तो उसे अघोष कहते हैं। और जब किसी वर्ड को बोलने में यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है तो उसे सघोष बोलते हैं। और अल्प प्राण है कि जब किसी भी वर्ड को बोलने में हमारे फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा कम हो तो उसे अल्प प्राण बोलते हैं। और जब किसी भी वर्ड को बोलने में हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक हो तो उसे महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन में देखेंगे आप तो ऑप्शन में क नहीं है, तो ग, ग देखिए यहाँ पे है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी ग सही हो जाएगा। ठीक है, यह अल्प प्राण सघोष अल्प प्राण व्यंजन है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। चलिए पीछे वाले में फिर से देखते हैं। हमसे पूछा था कि उसमें से घोष वर्ण, घोष का मतलब सघोष होता है। तो देखिए क, च, ट, त, प, ये आपका अघोष अल्प प्राण है। तो इससे क, च, ट तो निकल गया, अब बचा ज। ज आपका घोष है, लेकिन एक बार फिर से देखिएगा कि ज आपका घोष है तो च, छ और ज। तो देखिए ज आपका घोष है ना, तो इस तरीके से आपका जो आठवें का आंसर होगा ज, वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ होता है कि जिससे बोलने में हमारे होठों के द्वारा जो वर्ण निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें कि प वर्ग के वर्ण और उ, ऊ जो हैं ये हमारे ओष्ठ वर्ण होते हैं। और अ और आ के बारे में जान लीजिए, तो ये हमारे कंठ वर्ण हैं। ई और ई के बारे में जान लीजिए, ये तालव्य हैं। ठीक है, और उ और आपका बड़ा उ और प वर्ग ये आपका ओष्ठ है। तो आपका सही आंसर इसमें से होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योग रूढ़ शब्द है? जलज, पीला, पर, दूध वाला। तो देखिए पहले तो योग रूढ़ है क्या, इसको जान लेते हैं, फिर अपने प्रश्न की तरफ, आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले होता, आप जान लीजिए कि 3 वर्ड हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। रूढ़, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि एक शब्द है पीला, पीला को हमने 2 खंडों में बांट दिया, पी और ला। तो पी और ला का कोई जब इनको हमने 2 विशेष खंडों में बांटा तो इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना तो पी का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ला का अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक क्या है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, ऐसे मेल, प्रत्यय, उपसर्ग या रूढ़ से बने होते हैं। जैसे समझिएगा, दूध वाला, हमारे ऑप्शन से ही हम लिए हैं, दूध वाला। दूध वाला एक ही में रहेगा, सॉरी, दूध वाला। देखिए दूध वाला में जो दूध है और वाला है, ठीक, दूध वाला ये आपका प्रत्यय से बना हुआ है। तो दूध वाला, यहाँ से जब इनके हम खंड को, खंड का जब इनको हम 2 खंडों में करते हैं तो इनसे अर्थ निकलता है। ठीक है, लेकिन यह प्रत्यय उपसर्ग से बने होते हैं। तो दूध वाला हो गया आपका। अब समझिएगा योग रूढ़ क्या होता है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ प्रदान करते हों, मतलब समझिएगा कि यौगिक और योग रूढ़ में बहुत मामूली अंतर है। यौगिक की तरह ही योग रूढ़ भी होता है। जैसे कि हमारा ऑप्शन है जो जलज, तो जल धन ज, जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, यानी कमल, पंकज। तो समझिएगा कि यौगिक शब्द वह शब्द हैं कि ऐसे 2 शब्द जिनके जो 2 शब्दों के योग से बने हों, उनका विखंडन करने पर, खंड करने पर उनके शब्दों का अर्थ निकले, लेकिन उससे कोई तीसरा अर्थ ना निकलता हो, कोई विशेष अर्थ ना निकलता हो। लेकिन ऐसा खंड, ऐसे शब्द जिनके 2 खंड करने पर उनके खंडों से कोई तीसरा शब्द, एक विशेष शब्द बनता हो, तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा 10वें का ए, जलज। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संधि हमारी जो है, संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक। अब आपको यह बता दें कि यह आपका जो आंसर है महोत्सव, यह महोत्सव आपका गुण संधि है। यह स्वर संधि के आपके भेद हैं। संधि में होते हैं आपके 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यह आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। कैसे है, आपको गुण संधि के बारे में कुछ बातों को बतला देते हैं, जिससे आप इसका सही अंतर समझ जाएंगे। संधि कहते किसे हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है। चलिए गुण संधि के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। अ या आ, धन, ई, ई, उ और री। अगर स्वर आए तो यह गुण संधि होता है। जैसे अ धन ई से ए बन जाता है, आ धन ई से भी ए बनता है, अ धन उ से ओ बन जाता है, आ धन उ से भी ओ बनता है, अ धन री से अर बनता है, आ धन ई से ए बनता है, आ धन उ से ओ बनता है, अ धन बड़ा उ से ओ बनता है और आ धन री से अर बनता है। ठीक। तो देखिएगा, मह धन उत्सव, अ धन उ से ओ हुआ, मह धन उत्सव, अ धन उ से ओ हुआ, महाधन उत्सव, आ धन उ से ओ हुआ। ठीक है। आ धन उ से भी ओ हुआ, लेकिन इसका समझने के लिए ही आपको बता दें कि इसमें जो सही आंसर इसका बनेगा, जो सही आंसर होता है वो होता है महाधन उत्सव। आ धन उ बराबर ओ, यही बनता है। तो जैसे महा, आ इसमें है प्लस उत्सव, उत्सव, तो यही महो बनता है, तो महोत्सव, तो ये ओ बन जाता है। ठीक है। तो जब आपको किसी ऐसी संरचना दिखे जहाँ पे अ धन ई के मेल से ए बन रहा हो, आ धन ई से ए बन रहा हो, अ धन उ से ओ बन रहा हो, आ धन उ से ओ बन रहा हो, तो ऐसे में वहां पे आपका गुण संधि होता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी में समास है। तो पहले जान लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास
द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद का पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। इससे कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर है वह तत्पुरुष समास का है, तो इसलिए हम तत्पुरुष समास के बारे में चीजों को जान लेते हैं। तत्पुरुष समास के दो चीजें हुई। एक इसमें हमने बताया है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद जो होता है वह विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, यानी उत्तर पद विशेष्य का कार्य करता है। पूर्व पद अप्रधान होता है, गौण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, यह आपकी विभक्तियां हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हम बता रहे हैं। संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, जहां पे अलग होने का भाव उत्पन्न हो, ठीक है। और संबंध, संबंध का के, की, रारेरी, और अधिकरण में, पर, ठीक है। जैसे एक शब्द है यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यह आपका कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे यश प्राप्त है, ठीक, यश प्राप्त। सुर रचित, सुर रचित मतलब सुर द्वारा रचित। मदांध, मन से अंधा, यह आपका करण तत्पुरुष कहलाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, संप्रदान कहलाएगा। धनहीन, 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 धन से हीन, धन से हीन, धन से अलग हो रहा है, अपादान का भाव आएगा यहाँ पे, अपादान तत्पुरुष समास। संबंध, का के की, देश रक्षा, एग्जाम्पल हमने लिया देश रक्षा, यानी देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो ये सब जितने भी शब्द हैं ये आपके तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें उम्मीद है कि आप तत्पुरुष समास को समझ चुके होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, यानी कि बैल के लिए गाड़ी। तो बैल के लिए गाड़ी, के लिए संप्रदान तत्पुरुष है, तो यानी कि इसका आपका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप तत्पुरुष समास को समझ चुके होंगे शॉर्ट में अच्छे से।
आगमन में उपसर्ग है। तो एक शब्द है पहले उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं यह जान लेते हैं, फिर आगमन में कौन सा उपसर्ग है यह देख लेंगे। उप मीन्स होता है समीप, और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना। सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना, यानी कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। पराक्रम, पराक्रम में क्या है, इसमें परा जो है आपका उपसर्ग है। पराजय, ठीक। चिर आयु, चिर आयु, चिरायु, ठीक। तो चिर आ के आयु की विशेषता को बदल दिया, एक नया हो गया, चिरायु हो गया। इसी तरीके से आगमन, आ धन गमन। तो हमारा यहां से एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आगमन में उपसर्ग है, यानी कि एक ऐसा वर्ण है जो कि पहले जुड़ा हुआ है। तो आ, ओ, आग या मन। तो देखिए मन तो हो नहीं, है नहीं। अब रही बात आग की, आग और मन, आग और मन, आग और मन, इससे किसी विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। मन में आग जोड़ देने से विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि गमन शब्द था, गमन शब्द था। जब गमन में आ जुड़ा तो यह आगमन बना दिया। तो यहाँ पे इसने इस शब्द की विशेषता बतला दी, इस शब्द को विशेष बना दिया, इसलिए इसका उपसर्ग आ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका 13 का पहला सही है। 14 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसोइया में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है प्रति, साथ में या पर बाद में। प्रति धन अय, प्रत्यय, ठीक। साथ में पर बाद में चलने वाले को प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया खुशहाली। तो ये किसमें लगा, खुश में। खुश में क्या लगा, याली। खुश में हमने प्रत्यय जोड़ दिया याली। खुश में प्रत्यय याली जोड़ते ही खुशहाली हो गया। शब्द की विशेषता आ गई, शब्द को एक अलग अर्थ में परिवर्तित कर दिया। जिस तरीके से रसीला है, रसीले में आप देखेंगे तो रस धन इला, इला शब्द को जोड़ते ही रस में यह रसीला हो गया। और रसोई, इसी तरीके से रसोई में या शब्द जोड़ देने से यह बन जाता है रसोइया, ठीक। तो हमें हमारा आंसर भी मिल गया होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तत् धन सम, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे तौर पर आए हैं और आज भी ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए क्षेत्र सही है। क्षेत्र तत्सम है। इसका तद्भव जो है, क्षेत्र का तद्भव शब्द जो है वह है खेत, ठीक। गधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है गर्दभ। घर
घर का तत्सम शब्द है गृह और गाय का तत्सम शब्द है गो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा शब्द है इसमें से, यही हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही है, परंतु प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, ठीक, से गुजरने के कारण बहुत बदल गए, अर्थात उनका मूल रूप परिवर्तित हो गया। ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे जो हमारा जीव है, जीव, यह तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा जिह्वा। ठीक, इसका तत्सम होगा जिह्वा। यौवन हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव, तद्भव शब्द इसका क्या होगा? जोबन। यौवन का तद्भव होगा जोबन। निर्झर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा झरना। स्थान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा ठाव। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, पहले अब ये जान लीजिए अब देशज क्या है। देश धन जर, जो देश में जन्मा हो, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दे दें आपको, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग। ठीक, इसी तरीके से तो इस प्रश्न में दो आंसर सही होंगे, क्योंकि इसमें जो गोबर है वह भी हमारा देशज है और कटोरा जो है वो भी हमारा देशज शब्द है। हल्दी और घोड़ा हमारा तद्भव शब्द है। ठीक, तो हल्दी का जो तत्सम शब्द है, हल्दी का जो तत्सम है, यह है आपका हरिद्रा, हरिद्रा। और जो घोड़ा है, घोड़ा का आपका तत्सम शब्द होगा घोटा, और घोड़ा भी आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? ऐसा शब्द जो कि विदेशों से आया हुआ हो। हमारे यहाँ ऐसे शब्दों का प्रचलन जो है वो जो विदेशी भाषा से आया हुआ हो उसे हम विदेशज शब्द बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए टिकट सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा और पतला। तो देखिए संज्ञा, संज्ञा कहते किसे हैं पहले ये जान लेते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं पहले ये जान लेते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक सार्थक रूप होना चाहिए। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पे तीन प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पे तीन प्रकार की होती है, जिसमें है रूढ़, यौगिक और योग रूप, जैसा कि हमने अभी पीछे इसे पढ़ा भी है। ठीक है, और अर्थ के आधार पे, अर्थ दृष्टि के आधार पे पांच प्रकार की होती हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमारी पांच होती हैं। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जहाँ पे व्यक्ति या स्थान का भाव उत्पन्न हो, जहाँ पे व्यक्ति का जिक्र किया गया और स्थान का जिक्र किया गया हो, जैसे राम, प्रयागराज इत्यादि। जातिवाचक क्या है? जहाँ पे किसी एक विशेष जाति की बात की जाए। द्रव्यवाचक है जहाँ पे सामग्री या पदार्थ की बात की जाए। समूहवाचक है जैसे वर्ग, टीम, सभा की जहाँ बात की जाए वह आपका समूह है। भाववाचक की बात की जाए जहाँ पे भाव, गुण, दशा, भाव
गुण, दशा की जहाँ पे चर्चा की जाए, जैसे क्रोध, मिठास, ठीक, यौवन, ये सब एक ऐसे शब्द हैं जो कि आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका इसमें बना, यह आपका समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सभा आपका सही है। गहरा, हरा और पतला, यह आपके विशेषण हैं। ये आपके विशेषण हैं, ठीक। हरा आपका रंग बोधक विशेषण है। पतला आपका आकार बोधक विशेषण है। और गहरा भी आपका आकार बोधक विशेषण है। जैसे गहरा कुआं, तो यह कुआं के आकार को बतला रहा है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यह विशेषण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो पहले सर्वनाम के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम होता है जो स्वयं के लिए कार्य करता है। लिख लेते हैं एक बार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सॉरी, अनिश्चयवाचक, ठीक। 6 हो गए। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आते हैं, जिसमें मैं, हम, मैंने, हमने उत्तम पुरुष, तू, तुम, तुमने, तुमको मध्यम पुरुष, वह, यह, ये, वे, इन, उन अन्य पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक है जहां निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है, जैसे हुआ आपका यह, वह, ये, वे, ये आपका निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक क्या है? सॉरी, संबंधवाचक क्या है? जिस सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो, यानी जो आया है सो जाएगा भी। यहाँ पे हम जो, सो से एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, ठीक, तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे स्वयं की बात की जाए, यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो ऐसे में यह निजवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, ठीक। जैसे कोई आ गया तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो कोई है उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो है कौन, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो हमारा पूछा था निम्न में से कौन सर्वनाम है, रोग, नींद, सफाई कौन, तो हमें पता चल गया कि कौन जो है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है। संज्ञा, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, ठीक। लड़कपन, लड़कपन आपका भाव है, तो यह संज्ञा हो गई, ठीक है। कठोरता, घबराहट, ये भाव का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा उचित। उचित, अब जैसे समझिएगा कि विशेषण कैसे है, तो उचित सलाह अगर हमने इसमें जोड़ दिया, उचित सलाह, ठीक। तो सलाह की विशेषता कौन बतला रहा है? उचित।
तो उचित यहाँ पे विशेषण हो गया और सलाह आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, पहले प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है ये जान लेते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस कार्य को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आना लाना वाना। ठीक है, ये क्या है कि शब्द में ये आपके पिछले हिस्से में आना चाहिए। जैसे देखिएगा, गिराना, गिराना जो है तो गिराना में गिर धन आना। ठीक है, गिराना में गिर, गिरना, एक क्रिया है गिरना, एक क्रिया है गिराना। देना, उठना, उठाना, चमकना और चमकाना। ठीक, अब देखिए समझिएगा, जब हमने कहा कि शब्द के अंत में आना लाना या वाना जैसे शब्द जुड़े हों तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब यही गिरना होता तो इसमें अना जुड़ा हुआ है या ना जुड़ा हुआ है। ठीक है, गिर ना जुड़ा हुआ है तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, सामान्य क्रिया है। गिराना, गिराना आना जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। जब उठना उठाना होता तो यह आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया होती। जब चमकना चमकाना होता तो यह आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अव्यय है। अब जान लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, अव्यय को जानते हुए फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है आंसर, आपको फिर बतलाते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। हम आपको इंग्लिश में कुछ चीजों को बताते हैं, समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, इसका एडवर्ब का जो है आपका हिंदी ये है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, अब समझिएगा क्रिया विशेषण क्या है कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हों उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक वह है जो शब्द ऐसी संज्ञा और दूसरे शब्द के बीच में, जो संज्ञा और दूसरे शब्द के बीच में संबंध स्थापित करे उसे संबंध बोधक या प्रीपोजिशन कहते हैं। दो शब्दों को, वाक्यों को, संज्ञा को जोड़ने का जो कार्य करे उसे समुच्चय बोधक, कंजंक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, जहां पे हर्ष, हैप्पीनेस, घृणा आदि का भाव उत्पन्न हो उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो कुछ हमारे वर्ड हैं जैसे यहाँ, वहां, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, कब, इधर, उधर, क्यों, जब, तब, और, ठीक, क्योंकि, करीब,
लगभग, हाय, वाह, ओह, आह इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि हमारे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जापान, कृष्णा और उत्तर हमारी संज्ञा है। यह हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऐसे में हमारा चौथा ऑप्शन ठीक जो है यह हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची है विहग, ऑप्शन डी। तो पक्षी के और भी पर्यायवाची लिख लेते हैं, जैसे इसको कहते हैं द्विज, द्विज भी है, अंडज भी है, ठीक है, खग है, विहंग है, शकुनी है, शकुनी है, शकुन, नभचर है, ठीक, भूधर, भूधर, धार नहीं भूधर, ठीक है, भूधर, भूधर का होगा, भूधर पर्वत, गिर, मेरु, तुंग, महीधर, नग, ये आपके भूधर के पर्यायवाची हो गए। मीन, मीन के हो गए मत्स्य, सफरी, झस, जलतोरी, ये आपकी मीन के पर्यायवाची हो गए। वृंद, समूह, झुंड, समुदाय, टोली, यह आपके वृंद के पर्यायवाची हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का जो विलोम है वो है आपका सरल। ठीक, कठिन का आसान होता है, कुटिल का सरल होता है, रिजु भी होता है। ठीक है, रिजु का अर्थ होता है कुटिलता से रहित, ठीक, और टेढ़ा का सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं, जो गाने योग्य है उसे गेय कहते हैं, जो पीने योग्य है उसे पेय कहते हैं। ठीक, जो किसी को उपहार स्वरूप दी जाए उसे दान कहते हैं, या जो वस्तु किसी को दी जाए दान में उसे दान कहते हैं। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? दिन, दिन हम जानते हैं दिन दिवस को कहते हैं, और दीन दुखिया, दीन दुखिया शब्द यानी दिन दीन का सही आंसर होगा दिवस, और गरीब, दिन का होगा दिवस और दीन का होगा गरीब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। तो देखिए इसमें से आपका सही आंसर है अंबर। अंबर का क्या क्या अर्थ होता है जान लीजिए। तो अंबर का होता है वस्त्र, आकाश, बादल, कपास, एक इत्र, एक प्रकार का इत्र है उसे भी अंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का बालक ही है, साहस, पुस्तक, यही सब है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है परीक्षा। इसका सही वर्तनी होगा पूज्य, इसका होगा परीक्षण, और इसका होगा प्राण। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध है आपका प्रामाणिक।
क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है वो है आपका प्रामाणिक। ठीक, इसका शुद्ध है प्रामाणिक। नेक्स्ट, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध काके की, अधिकरण में, पर। ठीक, संबोधन, हे, हो, अरे। ठीक, तो निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो ये अधिकरण कारक का परसर्ग है, तो इससे हमारा ऑप्शन बी पर सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीत? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं कि इसका सही आंसर है सी, क्षेत्र जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। हिंदी के कई टॉपिक्स के जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफी बड़े हैं, जिनको समझाना, बताना, जिनके पॉइंट्स को देना यहाँ पे मुश्किल है, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे और वो हमारे आप प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आगे चल के। बहुत जल्द ही वो आप सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है क्षेत्र, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो गरिमा है, गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लता, गाय, दर्शन, नारी। तो देखिए, लता का लताएं, अगर लता का लताएं हो गया तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यह बहुवचन के रूप में आ गया। गाय का गायें हो गया तो यह बहुवचन के रूप में हो गया। दर्शन का दर्शन ही होता है और नारी का नारियां हो गई। नारी का नारियां, नारी का नारियां हो गई। ठीक, तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, दर्शन। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, राम घर गया था, वह पुस्तक पढ़ेगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि टेंस काल में हमने पढ़ा है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आते हैं तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्तमान काल होता है। रहा है, रही हैं वर्तमान काल है। यह निश्चित कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। गया था या था, जहां पर था है, था आपके भूतकाल को प्रदर्शित करता है और गागेगी आपके भविष्य काल को प्रदर्शित करता है और है आपके वर्तमान को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य,
वाच्य। वाच्य होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इंग्लिश में वॉइस जिसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। ठीक है। भाववाच्य में कर्ता के बाद से परसर्ग आता है। भाववाच्य की पहचान करनी है तो कर्ता के ठीक बाद में, कर्ता के बाद में से परसर्ग आता है। यह हमारे भाववाच्य शब्द वाक्य को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। क्रिया का वह रूपांतर, क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास शब्द को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, तो वह है कि ठीक कर्ता के बाद में से परसर्ग आता है। तो हम अपना पहला ऑप्शन देते हैं। मोहन करता है, क्या है? नहीं। श्याम करता है, क्या इसके बाद में से है? नहीं। मोहन से, ऑप्शन सी में देखिए से आ रहा है कर्ता के ठीक बाद, यानी कि हमारा सही ऑप्शन मिल गया हमको। मोहन से बैठा नहीं जाता, यह एक भाववाच्य है। ठीक। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य को जानने से पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमारे तीन प्रकार के वाक्य हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है। इसमें सरल वाक्य से जुड़े होते हैं और मिश्र वाक्य में क्या क्या होता है, अब उसकी जानकारी ले लेते हैं। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है, तब ऐसे वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एक मुख्य उपवाक्य प्लस एक या अधिक ठीक आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक। इनके मेल से ही मिश्र वाक्य बनता है। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, ठीक है, उतना, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला, जब तब, जब हम घर से निकले तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। ठीक। जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो अब देखिए, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, यहाँ पे एक ही सरल वाक्य है यह। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, यह भी आपका सरल वाक्य ही है। वह पुस्तक राम की थी, यह भी आपका सरल वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। हम लोग बाहर गए, लेकिन कब गए? जब सवेरा हुआ।
अगर सवेरा नहीं होता, जब तक नहीं होता तब तक हम बाहर नहीं जाते। तो यहाँ पे हमारा मुख्य उपवाक्य कौन सा था? जब सवेरा हुआ। आश्रित उपवाक्य क्या है? जब हम लोग बाहर गए। लेकिन इसको एक समुच्चय बोधक ने, तब ने जोड़ रखा है, इसलिए यह एक मिश्र वाक्य है, या मिश्र वाक्य की एक पहचान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने विद्यालय जाने में मैंने गलत है, यह एक सर्वनाम की गलती है, यहाँ पे मुझे होना चाहिए। ठीक, मुझे विद्यालय जाना है। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह आपका ऑप्शन ए है, प्रश्न चिन्ह है ये। यह पूर्ण विराम है, यह पूर्ण विराम है, यह आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और यह आपका अल्प विराम है, अल्प विराम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम होना, चुगली होना, चुगली करना, बहुत शोर करना, अचानक आफत आ पड़ना। ठीक, तो आसमान फट जाने का जो सही मुहावरे का सही अर्थ है वो है अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है स्वावलंबी। स्वावलंबी होने का मतलब है पौ बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पे खड़ा होना, फूक फूक कर पैर रखना। स्वावलंबी होने का अर्थ है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, यानी कमाई धमाई करना, अपना जीवन यापन स्वयं करना, खुद के लिए। तो इसे स्वावलंबी होना कहते हैं, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना। नेक्स्ट। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका सही अर्थ होगा कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए का सही उत्तर होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही काटोगे, आम नहीं खाओगे, आम का पेड़ बोओगे तब आम खाओगे, यानी जैसा कर्म वैसा फल। चलिए नेक्स्ट। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ का अर्थ है पांचों उंगलियां घी में, यानी कि हर तरफ से फायदा ही फायदा जिसके जीवन में है, पांचों उंगलियां घी में है, उसको लाभ ही लाभ, इसकी सही लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। ये देखिए प्रश्न ही है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद, तो प्रश्न ही उसका उत्तर भी बता रहा है, यह है व्याख्यानुवाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो जो हमारा ब्रज है ये पश्चिमी हिंदी, ब्रज हमारा पश्चिमी हिंदी की भाषा के अंतर्गत आता है। तो पश्चिमी हिंदी में और कौन कौन से आते हैं उसको भी इसी वक्त जान लेते हैं। तो बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, कौरवी जिसे हम हरियाणवी भी खड़ी बोली बोलते हैं, जिसे हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक, ये हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पहाड़ी हिंदी के बारे में जान लेते हैं। पहाड़ी हिंदी के में आता है आपका कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी की अगर बात कर लें तो पूर्वी हिंदी में आता है आपका अवधी, बघेली, 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 छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी,
गढ़ी। पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। राजस्थानी की अगर हम बात कर लें तो राजस्थानी में आपका आता है जयपुरी, जयपुरी, या इसे हम ढूंढाड़ी, 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 ढूंढाड़ी भी बोलते हैं इसको हम। मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, और मारवाड़ी, ये आपकी कुछ उपभाषाएं हैं जो इन सब के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद कौन सा है? शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। ठीक, तो इसका सही आंसर है संशोधन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सुरसागर के रचयिता कौन है? सुरसागर के रचयिता कौन है? तो सुरसागर के रचयिता हैं सूरदास जी। ठीक है, तो सूरदास जी की और भी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी और भी रचनाएं थी सूरदास जी की सुरसागर के साथ। सुर सरावली, सुर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, नागलीला, नागलीला। ठीक, विद्यापति जी की भी कीर्ति लता, जयदेव जी की गीत गोविंद, गीत गोविंद और रति मंजरी। तुलसीदास जी की कुछ कृतियां देख लीजिए। श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक, ये कुछ तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी और सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी जी आपके रीतकाल के हैं। जयशंकर प्रसाद आपके आधुनिक काल के हैं, छायावादी युग के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के छायावादी युग के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी आधुनिक काल के हैं और सुमित्रानंदन पंत भी आपकी आधुनिक काल के हैं, रचनाकार हैं। ये सभी छायावादी युग के, छायावादी युग से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी सही है। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की भी कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे तारा, चपला, लौंगलता, लौंगलता, गुलबहार, गुलबहार, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। कफन, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि और गबन जैसी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम, उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, आंसर के हिसाब से। जयशंकर प्रसाद जी की भी कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, लगे लगाए।
तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में थी कामायनी, आंसू, लहर, झरना और प्रेम पथिक और प्रेम पथिक। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाओं के बारे में देख लीजिए, जो मुख्य रचनाएं इनकी भी रही हैं। साकेत, भारत भारती, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, चंद्रहास और शकुंतला और शकुंतला। महादेवी वर्मा जी की भी कुछ रचनाएं हैं। निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि और सांध्य गीत और सांध्य गीत। ये कुछ मुख्य रचनाएं इन सब लेखकों के भी रहे हैं, रचनाकारों के भी रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे जो भी वीडियो आप अपलोड किए जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारा जीएस पोर्शन का हमारे जीएस का वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो हमारे वीडियो 2018 जीएस के प्लेलिस्ट में, वीडियो प्लेलिस्ट में उनको यह वीडियो मिल जाएगी, जाके वहां से वो देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू।